नमस्कार, आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं आज हमारे बीच डॉक्टर जगदीश व्योम जी हैं और आराधना झा श्रीवास्तव जी, जो कि सिंगापुर से जुड़ी हैं। सर हमारे साथ भारत से जुड़े हैं और पिछले कई वर्षों से सर का कार्य हाइकू में हम सभी जानते हैं कितना उल्लेखनीय रहा है और किस तरह से सर हाइकू पर कार्य कर रहे हैं। और आज हमारे बहुत सौभाग्य की बात है हमारे सबके लिए कि हम उनसे हाइकू की जो विधा है, हिंदी में जो हाइकू लिखने की जो विधा है, वो हम उनसे स्वयं से सीखने वाले हैं। तो मैं एक अपने हाइकू के साथ में सर को बुलाना चाहूंगी। सर का बहुत बहुत स्वागत है। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार सभी को। सर, मेरा एक हाइकू जो मैंने आपके लिए लिखा था, मुझे पहला मेरा जो कहना चाहिए गुरु के लिए जो हाइकू है वो सर के लिए लिखा था मैंने, और उसके साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। स्वागत स्वागत स्वागत। थी कच्ची मिट्टी, थी कच्ची मिट्टी, गुरु कुम्हार पानी, कंचन भाई। ये मेरा एक हाइकू जिसके साथ में आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। बहुत और धन्यवाद आराधना जी, आपको ये मंच सौंपती हूँ। मुझे लगता है आराधना जी को हम सभी जो लोग आज जुड़े हैं उन सभी से, उनको तो कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं, उनसे सभी परिचित हैं। वो 8 वर्षों से जो सिंगापुर में प्रवास कर रही हैं, स्वतंत्र लेखन और पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय स्टार न्यूज चैनल पर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया एज एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में, और कई जानी मानी संस्थाओं के साथ जुड़ी रही हैं। स्विट्जरलैंड से उन्होंने अपनी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी से उनकी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की परास्ताना की डिग्री प्राप्त की। और उसके अलावा मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैम का एक फेसबुक पर एक जो है पेज है, आराधना की अभिव्यक्ति और आराधना श्रीवास्तव उवाच। ये उनका यूट्यूब चैनल है जिसपे आप उनको भी सुन सकते हैं। उनकी बहुत प्यारी रचनाएं हैं, बहुत सुंदर और बहुत उत्कृष्ट लेखन के साथ। आराधना जी हम सबके साथ पिछली बार भी जुड़ी थी, आज फिर स्वागत है मैम का। और आराधना जी, बट पटल आपका है, और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सपना जी। आपने मैम कहा तो बड़ा एक प्रतिष्ठा और अजीब सा भाव आया आपके लिए। तो हम तो बिल्कुल सहज उपलब्ध हैं, और जहाँ कविता की बात होती है तो हम सब साहित्य के अनुरागी हैं, कविता के विद्यार्थी हैं। बहुत बहुत आभार इस मंच का। आपके मंच का नाम बहुत ही सुंदर है, यूनाइटेड बाय इंक। तो जो कलम कहा जाता है कि एक कवि की का सबसे बड़ा हथियार होता है, उस हथियार की जो ताकत होती है वो होती है उसकी स्याही। तो उसी स्याही से सबको जोड़ के एक मंच पे लाने का जो काम आप कर रही हैं, और ये जो मंच कर रहा है, इस मंच से जुड़े सभी लोग कर रहे हैं, वो सब साधुवाद के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। और जितने भी दर्शक फेसबुक के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको सबसे पहले तो सादर अभिनंदन और नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत है इस अध्ययनशाला में, जिस अध्ययनशाला में आज हम हाइकू, जो एक जापानी विधा है कविता लिखने की, जिसे हम विश्व की सबसे छोटी कविता मानते हैं, उस विधा के बारे में डॉक्टर जगदीश व्योम सर से बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस विधा की बारीकियों के बारे में। हमने पिछली अध्ययनशाला की जो पिछली कड़ी थी उसमें डॉक्टर जगदीश व्योम सर से हमने नवगीत के बारे में, कविता के इतिहास के बारे में और हाइकू के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन हर विधा अपने आप में एक पूरा विमर्श मांगती है, एक पूरी चर्चा मांगती है, और इसी मांग को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस बार सिर्फ एक विधा पे ही अपना ध्यान केंद्रित किया है, और वो है हाइकू। इससे पहले कि हाइकू के संदर्भ में कुछ प्रश्न मैं डॉक्टर जगदीश व्योम सर से पूछूं, मैं उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय फिर से दोहराना चाहती हूं नए दर्शकों के लिए जो इस बार इस कड़ी से जुड़े हैं। डॉक्टर जगदीश व्योम जो कविता, कहानी, बाल कहानी, उपन्यास, बाल कविता, शोध लेख, नवगीत, हाइकू, व्यंग, लोक साहित्य, इन सभी विधाओं में इन्होंने बहुत लेखन किया है, और लोक साहित्य और नवगीत पर इन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और इनकी चुनिंदिया कृतियां हैं लोकोक्ति एवं मुहावरा कोश,
नन्हा बलिदानी डब्बू की डिबिया, ये दोनों बाल उपन्यास है। सगुनी का सपना, 3 पैरों वाला चोर, ये बाल कहानी संग्रह है। इंद्रधनुष कविता संग्रह, भोर के स्वर समवेत काव्य संकलन। आज़ादी के आसपास कहानियों का कुनबा, इनकी संपादित कहानियों का संग्रह है। फुलवारी बाल गीत संकलन, बाल प्रतिबिंब बाल साहित्य पत्रिका है। हाइकू दर्पण नवगीत 2013 में प्रकाशित हुई थी और भारतीय बच्चों के हाइकू का संपादन का भी इन्होंने कार्य किया है। हिंदी विकिपीडिया और कविता कोश पर लंबे समय से ये संपादन से जुड़े हुए हैं। हाइकू कोश और कन्नौजी कोश, इन पर संपादन का कार्य चल रहा है और 100 से अधिक हिंदी ब्लॉग ये लिख चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार की अध्ययनशाला में इन्होंने बताया कि 20 वर्षों से ये हाइकू कोश पर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत लंबा समय होता है किसी के लिए किसी एक विधा को समर्पित करना। तो ऐसे ही हाइकू के प्रति समर्पित डॉक्टर जगदीश व्योम सर का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन इस यूबीआई के पटल पर। व्योम सर, सबसे जी बहुत बहुत आभार व्योम सर, आप अपने समय से आपने समय निकाल के, मतलब आपका जो काम है वो इतना बृहद है। जैसे हम कहते हैं हाइकू को, आपने पिछली बार कहा था कि शब्दों की साधना होती है, तो वाकई आप एक साधक हैं हाइकू के। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है, ये हाइकू, ये नाम हमने सुना है, इस नाम का अर्थ क्या है? धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातें बता दी। और सभी को नमस्कार जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सपना जी बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती हैं और आराधना जी को मैंने कल भी सुना था, आपकी आवाज में बड़ी जादू है, बड़ी अच्छी कविता आपने कल प्रस्तुत की थी। और आपने समय निकाल करके, जैसा कि व्रत भी आप रखती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये हाइकू पर मैं अभी कार्य कर रहा हूँ। आपने सही कहा है कि कोश का कार्य ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ा काम है और 2-2 कोश एक साथ चल रहे हो तो और कुछ सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कुछ और किधर हो तो वो उससे ध्यान थोड़ा सा भट जाता है, फिर वहां पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा और समय लेना पड़ता है। लेकिन जब आप लोगों का कोई कार्यक्रम होता है तो फिर वो उसको मना नहीं किया जा सकता। और अच्छा लगता है हाइकू के नाम पर, हाइकू के को केंद्र में रख करके अगर कुछ बातचीत की जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाइकू, जैसा कि आपने पूछा, ये जापानी कविता है और जापान की कविता ही नहीं, जापान की पूरी संस्कृति है हाइकू। हालांकि जापानी जो लिपि है वो अलग से चित्र लिपि जैसी है, तो वो हम लोगों के लिए थोड़ी कठिन है। जो जापानी समझते हैं वो तो समझ सकते हैं, हम लोग सीधे सीधे जापानी को नहीं समझ पाते हैं। तो हाइकू वहाँ तो कोई ऐसा पर्व, कोई त्योहार, कोई विशेष कार्य ऐसा नहीं होता है जहाँ की हाइकू का वहाँ प्रयोग ना हो। यानी हाइकू से ही ये सारी चीजें होती हैं। और जो हाइकू का अर्थ है वो है छोटी कविता, यानी एक जो छोटी कविता। और आपको पता होना चाहिए, सबको पता ही होगा कि जापानी टू द पॉइंट चलते हैं, केंद्र पे। बहुत सारी लंबी कविताओं की वहां परंपरा रही भी नहीं। वहां और भी कई विधाएं हैं, चोका है, सेदोका है, तांका है, और उन्हीं में से तांका से ही ये हाइकू निकला है। लेकिन और तो बहुत सारी विधाएं जैसी कि हर भाषा में होती हैं, लेकिन हिंदी में अगर सबसे कोई लोकप्रिय हुआ है तो वो हाइकू हुआ है। और आज हाइकू लिखने वाले, हिंदी में हाइकू लिखने वाले हजारों की संख्या में, 800 से अधिक नाम तो मैंने कोश में ही हैं, क्योंकि कोश में हम उन्हीं को ले रहे हैं जिनकी हाइकू थोड़े ठीक ठाक है। तो आज मैं देख रहा था 845 नाम अब तक हुए हैं, अभी शायद और कुछ पढ़ रहे हैं। तो इसका आशय है कि शेष लिखने वाले कितने होंगे, और ये आवश्यक नहीं कि सबको हमने उसमें समाहित ही कर लिया, बहुत सारे लोग हमें नहीं मिले होंगे। तो हाइकू बहुत लोकप्रिय है और हाइकू का आशय है कि छोटी कविता, यानी छोटे कलेवर में, थोड़े शब्दों में, 3 पंक्तियों में अपनी बात कह दी जाए। जी जी, तो
मेरा दूसरा प्रश्न था कि जापान में इस विधा की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी बताएं, और फिर भारत में ये विधा कब आई और कैसे इसका इतना प्रचलन हुआ, इसके देखिए, बारे जापान में तो बहुत पुरानी ये विधा है। मानोशी जो वहाँ का एक संग्रह है, उसमें बहुत सारी कविताएं हैं। तो बहुत लंबे इतिहास पे हम नहीं जाते, हमने तो चूंकि हमारे पास बहुत सारा है तो उसको देखा है। जापान में एक बाशो हुए हैं, मात्सुओ वासो, 16वीं शताब्दी के। तो वो बाशो संत थे, और बाशो ने हाइकू को ज्यादा प्रचारित किया। तो बाशो के समय से ही हाइकू ज्यादा, हाइकू के वहाँ जापान में अगर मुख्य रूप से देखें तो चार कवि माने जाते हैं। बाशो हैं, शिकी हैं, वुसोन हैं, और शिकी हैं। तो ये हाइकू के वहाँ के प्रमुख स्तंभ हैं। हाइकू वहां से निकल करके जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी गए थे जापान में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब आ करके उन्होंने जापानी यात्री करके एक संस्मरण लिखा, एक पुस्तक भी लिखी थी। तो उसमें उन्होंने बासो के 2 हाइकू का बंगला में अनुवाद किया। तो वो वहां से आप शुरुआत समझ सकते हैं, लेकिन वो अनुवाद जो था वो अंग्रेजी से बंगला में किया गया। तो उसकी चर्चा होती रही। अज्ञेय जी ने उसके बाद में आकर के अरि ओ करुणा प्रभा में पुस्तक जो उनकी 1959 में 59 में आई, उसमें उन्होंने बहुत सारा हाइकू की, वो भी जापान जब गए, जापान से लौट के आके उन्होंने इसकी चर्चा की। तो उन्होंने हाइकू की बहुत सारी चर्चा की। उसमें हाइकू नुमा कविताओं का उन्होंने बहुत सारा अनुवाद किया। भाषो की कविताओं का भी अनुवाद किया, शिकी की किया, बुसोन की किया, का किया। लेकिन हाइकू उन्होंने नहीं लिखी। कई बार ये गलत फहमी होती है कि अज्ञे ने भी हाइकू लिखे। हाइकू अज्ञे जी नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने हाइकू नुमा कविताएं लिखी, छोटी छोटी कविताएं लिखी, और कई कविताओं के बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने अनुवाद किए। इसके बाद में जेएनयू में जो जापानी भाषा विभाग के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा, डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा, उनसे हम लोग सीधे सीधे जुड़े हुए थे। वो चूंकि जापानी के पहले प्रोफेसर थे जेएनयू में, और डॉक्टर नामवर सिंह के उसमें संरक्षण में, निर्देशन में उन्होंने हाइकू कविता पर पीएचडी की थी, शोध किया। और चूंकि जापानी भाषा थे, तो जापान उनका आना जाना बहुत सारा रहता था। उन्हीं के प्रयास से जेएनयू में जापानी भाषा विभाग बना, और वो जापानी भाषा के पहले प्रोफेसर बने। तो चूंकि वो जापानी के विशेषज्ञ थे, हिंदी के प्रोफेसर थे ही, तो वो जापानी से उन्होंने सबसे पहले सीधे सीधे हिंदी में अनुवाद किया। और जब कोई सीधी भाषा में अनुवाद करता है तो तभी वह उसका जो मूल तत्व है वो आ पाता है। अगर तीसरी भाषा से अनुवाद होता है तो वो बातें आधी वहीं रह जाती है। उससे पहले जितने अनुवाद हाइकू के होते थे वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होते थे। यानी पहले जापानी से कोई अंग्रेजी में करता था, फिर अंग्रेजी से हिंदी या अन्य भाषाओं में होते थे। तो इसलिए उसमें बहुत सारी बातें ठीक नहीं होती। तो जो जापानी और हिंदी दोनों समझते हैं, वो उन्होंने लिखा है कि बहुत हास्यास्पद अनुवाद हुआ करते थे, उनको पढ़ करके हंसी आती। तो जब सत्यभूषण वर्मा जी ने अनुवाद किए तो वो सीधे सीधे उन्होंने हिंदी में अनुवाद किए, और उन्होंने एक पत्र का भी प्रकाशन किया, 1978 से शुरू किया था। हाइकू ये लघु पत्र था, अंतर्देशीय पत्र के रूप में, और इससे हाइकू को बहुत ख्याति थी। इसके 26 अंक उन्होंने प्रकाशित किए थे। तो सत्यभूषण वर्मा जी से फिर हम लोग जुड़े, हम कमलेश जी जुड़े, कमलेश भट्ट जी, और उसके बाद हम भी जुड़े। हमने होशंगाबाद से हाइकू दर्पण पत्रिका निकाली, और फिर ये देखा कि हाइकू बड़ी अच्छी विधा है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विधा, कौन सी विधा बड़ी है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि विधाएं अपनी अपने कथ्य को अपने में समेटने की अलग अलग क्षमताएं रखती, और विधाओं का आपस में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती। सब विधाएं मिलकर के हिंदी और हिंदी साहित्य की सेवा कर रही हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। कई बार हम नवगीत नहीं लिख पाते हैं,
और हम कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन हाइकू में हम नहीं लिख सकते। तो हाइकू एक अवसर देता है कि अगर आपको छंद नहीं आता है, आपको मात्रा भार करके गजल नहीं लिख पाते हैं, आपको और चीजें नहीं आती हैं, तो आप हाइकू में लिख सकते हैं। तो ये हाइकू का एक छोटा सा परिचय था जो मैंने दिया। और आप जी। जी मेरा प्रश्न है कि जैसे अंग्रेजी में हाइकू हम लिखते हैं तो हम शायद मात्रिक भार उसकी गणना करते हैं, जब हिंदी में हम हाइकू लिखते हैं तो हम वर्णिक भार। तो इसके बारे में जिनको हाइकू के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें बताएं कि हाइकू का जैसे 5 7 5 ये कैसे हम लिखते हैं। हर एक पद अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए। तो एक बिल्कुल जैसे कहते हैं मूलभूत संरचना के बारे में वो जानकारी आप उन्हें बताएं जो हाइकू लिखना चाहते हैं पर उन्हें हाइकू के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। जी देखिए, हाइकू हा, आज सभी भाषाओं में लिखी जा रही है। दुनिया की तमाम भाषाएं हैं जिसमें कि हाइकू लिखे जा रहे हैं। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आ रही है। तो हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, हर भाषा का अपना भाषा विज्ञान होता है। तो जैसे जापानी में जो हाइकू लिखे जाते हैं वो सिलेबल्स होते हैं, वहां के अलग, क्योंकि वहां की लिपि अलग है ना। उस लिप में लिखे जाते हैं और वो लिप बड़ी प्यारी लिप है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं, तो ऐसा एक चित्र सा बन जाता है, पेंटिंग जैसी बन जाती है। अंग्रेजी में हाइकू जो लिखे जाते हैं, अंग्रेजी में वो भी सिलेबल्स से लिखे जाते हैं, सिलेबल्स होते हैं उसके हिसाब से लिखे जाते हैं। हम हिंदी हाइकू की बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदी पर ही हमारा ये कार्यक्रम है, हिंदी में ही हम जो काम कर रहे हैं। हिंदी में हाइकू सबसे पहली बात तो ये कि हाइकू का नाम जो है, हाइकू, का पर छोटे ऊ की मात्रा है, और ये हा यानी दीर्घ है, हा ई छोटी ई, और का पे छोटे ऊ की मात्रा। इसको जरूर नोट कर लें कि बहुत सारे लोग मुझे भी इसमें लिख कर भेजते हैं, कोई हाइकू लिखता है, कोई ई पर बड़ी की मात्रा चढ़ा देता है, कोई या बना देता है। तो ये चूंकि हम जिस विधा काम कर रहे हैं, सबसे पहला काम यही होता है कि हम पहले उसको सही लिखें, सही लिखें, इसकी हम प्रयास कर लें, अभ्यास कर लें, और कभी गलत नहीं। दूसरा ये है कि हाइकू हिंदी में जो लिखे जाते हैं, मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ पहले से ही बहुत पारंगत हैं, पहले से परिचित हैं, उनके लिए ये बात नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, हाइकू में 3 पंक्तियां होती हैं, और तीनों पंक्तियों में पहली पंक्ति में 5 अक्षर, अक्षर और वर्ण एक ही बात है, 5 अक्षर होते हैं। अब अक्षर में आधा अक्षर नहीं गिना जाता। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 अक्षर, और तीसरी में फिर 5 अक्षर। 5 7 12 और 5 17, तो कुल 17 अक्षर की ये कविता होती है। आधा अक्षर इसमें नहीं गिना जाता है। जैसे इसमें आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, अध्ययन ऊपर लिखा हुआ है, इसे देख सकते हैं। तो आ एक मात्रा हो गई, आधा धा और या जो बना है ये एक एक गणना होगी, और फिर या और ना, यानी अध्ययन में 4 वर्ण गिने जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आधा होता है उसको इसमें नहीं गिना जाता है। अब 3 पंक्तियां कैसी हो, तो जो 3 पंक्तियां हैं वो तीनों पंक्तियां स्वतंत्र होनी चाहिए जहां तक हो सके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्वतंत्र नहीं हो पाती हैं और भाव बहुत अच्छा है तो उसको तोड़ भी देते हैं। तो तोड़ने के लिए भी, चूंकि कविता का बिल्कुल गणित जैसा हिसाब नहीं होता, कई बार जो नियम होता है वो थोड़ा बहुत शिथिल भी होता है, लेकिन उस नियम से हमें बंध करके चलना ही होता है। और अब जैसे पंक्ति के, जैसे पहली पंक्ति के या दूसरी पंक्ति को अगर हमें तोड़ना है या टूट रही है, पहले तो तोड़ना नहीं चाहिए, पूरी पंक्ति स्वतंत्र हो। यानी जो हिंदी भाषा समझते हैं वो समझेंगे कि देखिए व्यंजन होता है, व्यंजन में जब स्वर मिल जाता है तो वो अक्षर होता है और या वर्ण होता है। दो या दो से सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। और
जब शब्द में परसर्ग चिन्ह लग जाते हैं तब वो पद कहलाता है, और दो या दो से अधिक पद कोई शब्द वो वाक्य। तो जो पद है यानी एक तरह के पद होना चाहिए, और उसमें वाक्य के अंत में जैसे पे, ज्यों, जैसे, ये अंत में नहीं आने चाहिए। अंत में आने का मतलब है कि वो वाक्य को आपने एक मिश्र वाक्य है और उसमें की आपने अंत में छोड़ दिया, सातवां, पांचवां, और उसके बाद में तोड़ दिया, तो वो वाक्य का टूटापन कहलाएगा। हालांकि ऐसे भी हाइकू बहुत सारे लिखे जा रहे हैं, छप रहे हैं, लेकिन वो आदर्श हाइकू उनको नहीं कह सकते, उनमें उनमें कमी तो है ही। और इस तरह से 5, 7 और 5 ये अक्षर होना चाहिए वाक्यों में। और वाक्य में केवल 5, 7, 5 होने से काम नहीं चलता, क्योंकि हाइकू पूरी कविता है, हाइकू छंद नहीं है। दो बातें बहुत स्पष्ट समझ लें। छंद का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज लिखना, 5, 7, 5 करते चले जाओ और कुछ भी लिखते चले जाओ, तो वो छंद का पालन हो गया। लेकिन हाइकू वही है कि जिसमें एक कविता हो, ऐसा कुछ लगे कि हाँ कविता जैसा कुछ बना है। अब बहुत सारे लोग हाइकू को छंद जो मान लेते हैं, वो थोड़ी सी गलती करते हैं और अपना बड़ा नुकसान करते हैं कि वो साल, 2 साल, 4 साल में कम से कम 5, 6, 7 पुस्तकें निकाल डालते हैं। क्योंकि छंद अगर आपने हाइकू को मान लिया तो लगभग 100-200 हाइकू लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और फिर वो किताब छपती रहती है, उनके पास पैसा होता है। फिर जब कभी कोई जानकार मिलता है तो कहता है ये सब पूरा कचरा आपने लिखा। अब ये बात अलग है कि आप अगर 1000 हाइकू लिखेंगे तो उसमें 2-4 अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपने समय खराब किया, प्रदूषण फैलाया, पेपर खराब किया, कागज खराब किया, और इस तरह के संग्रहों से भरा पड़ा है, बहुत सारा है। तो जो छंद मान लेते हैं वो एक बड़ी गलती करते हैं। हाइकू छंद नहीं, हाइकू पूरी कविता है। जी जी, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। और जैसे आप बता रहे हैं, अगर आप साथ में उदाहरण के लिए कुछ हाइकू के भी अगर उदाहरण देंगे तो जो दर्शक हैं उन्हें वो और भी स्पष्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे आपने भी छंद की बात की, तो एक प्रश्न जो हमारे यूबीआई के पटल के जो दर्शक हैं उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे थे, उसका एक संकलन है। जी उसमें से एक प्रश्न इससे मिलता जुलता है, तो मैं पहले वही हाँ, पूछूंगी वो आपसे। वो आप उन्हीं के प्रश्न पूछ लें, क्योंकि हाइकू पर तो बहुत सारा कुछ जी। कहा जा सकता है। तो जो जो जिज्ञासा है, या कोई सीधे भी प्रश्न इसमें फेसबुक लाइव अगर आपका हो रहा हो, अगर कोई सीधे प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ ले। और इसके बाद भी अगर वो चाहे तो सपना जी को सीधे लिख सकते हैं, उसके बाद में हम उन्हें उसका उत्तर उपलब्ध करवाएंगे। जी पूछे। जी बिल्कुल। उसमें जैसे एक प्रश्न ये था कि जैसे आपने कहा कि हाइकू छंद नहीं होता है और ये जो भ्रम है उसे दूर करना आवश्यक है। तो जैसे क्या पहली पंक्ति तथा तीसरी पंक्ति या फिर दूसरी और तीसरी में क्या तुकांत होना आवश्यक है, ये एक प्रश्न आया था। अ, जी हाइकू में तुकांत आना बिल्कुल आवश्यक नहीं, लेकिन कुछ लोगों को भ्रम है, क्योंकि हिंदी की जो कविता है वो छांदस कविता का बहुत बड़ा लंबा एक इतिहास है और छाई हुई है। तो जो छंद हम जब लिखते हैं तो हम तुक पर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। हालांकि आज जो केंद्र में कविता है वहां तुक का उतना महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि जब हम तुक से तुक मिलाते हैं, अच्छा तो लगता है, कई बार अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम केवल तुक मिलाने का ही प्रयास करें तो उसमें केवल तुक ही तुक होती है और कुछ नहीं होता। और ये कारण रहा कि वो तुकों को आप बहुत ज्यादा ध्यान न दें। हाइकू बिल्कुल अलग तरह की कविता है। हाइकू में, कविता में कथ्य क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, उस पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि 17 अक्षर की कविता में अगर आप तुक मिलाएंगे तो फिर तुक तुक ही तुक रह जाएगी। बहुत सारे ऐसे हाइकू है जो तुक के कारण खराब हो जाते हैं। लोग तुक मिलाते हैं और तुक की वजह से कुछ अच्छा हाइकू बनते, 2 पंक्तियों में बहुत अच्छा हाइकू बन रहा है, लेकिन तीसरी पंक्ति में उन्होंने पहली या दूसरी तुक मिला के कोई ऐसा शब्द डाल दिया कि हाइकू गुड़ गोबर हो गया। यानी उसका
हाइकूपन ही खत्म हो गया। तो हाइकू में तुक बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अगर साया अनायास तुक आ जाती है तो उससे परहेज भी नहीं है। तो हाइकू में तुक का कोई महत्व नहीं है। और इसीलिए जब तुक की वहां झंझट नहीं है, आपको मात्राएं नहीं गिननी है, आपको केवल अक्षर गिनने हैं, तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि आप कुछ अच्छी बात उसमें कह सकें। और चूंकि हाइकू शब्द की साधना है, और वर्मा जी ने अपने उसमें एक वक्तव्य में लिखा है, और हम लोग भी इसको महसूस कर सकते हैं कि किसी शब्द की, यानी उस शब्द का जो अर्थ होता है, उसमें हमें शब्द के बारे में अच्छी तरह से जब हम पढ़ते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि ये शब्द का क्या आशय है। और उस शब्द के बारे में खोजबीन करना, जानकारी करना, शब्द का भी एक परिवार होता है, शब्द की एक यात्रा होती है, और शब्द में भाव और अर्थ बदलते और कम होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक मैं बताऊं, बहुत पहले जो हिंस्र शब्द है, हिंस्र, हिंस्र का मतलब हिंसा। अब हिंस्र बहुत पहले का जो शब्द है, उसमें आगे पीछे भी शब्द हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों का प्रयोग लोक जीवन में होता है। तो हिंस्र का सा पहले आ गया, हा बदल गया, स्थान बदल गया, हिंस से सिंह बन गया। अब ये शब्द की यात्रा है, हो सकता है आगे चल के कुछ और इसमें परिवर्तन हो जाए। तो यही शब्द की साधना है कि कौन सा शब्द कब किस समय क्या अर्थ देता था, आज क्या अर्थ देता है। हम जहाँ प्रयोग कर रहे हैं वो सही उसमें अर्थ बता भी पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। क्योंकि हमारे हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में हर एक स्थिति के लिए अलग अलग तरह के शब्द हैं। जी। जैसे, हाँ, जैसे मैं बात खत्म करता हूँ। जैसे कमल के अगर पर्यायवाची देखें तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं, लेकिन हम एक पर्यायवाची का दूसरी जगह उपयोग नहीं कर सकते। कीचड़ में कमल खिलने वाला जो होगा वो पंकज कहलाएगा, लेकिन जो स्वच्छ पानी में, स्वच्छ जल में जो खिलेगा वो बारिश कहलाएगा, नीरज कहलाएगा, उसे पंकज नहीं कह सकते। शतदल जिसमें 100 पंखुड़ी हो, और सहस्त्र दल जिसमें 1000 पंखुड़ी हो। जो नीले रंग का होगा वो नीलोत्पल कहलाएगा। जो सफेद पंखुड़ियों वाला कमल होगा उसे आप नीलोत्पल या पंकज नहीं कह सकते, उसे पुंडरीक कहेंगे। तो ये अलग अलग तरह के, यही शब्द की साधना है कि किस शब्द का अर्थ कहाँ पर क्या है। जी। बहुत बहुत बड़ी और बहुत अहम बात कही है आराधना सर ने। मुझे लगता है ये सब जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अहम बात है ये समझना कि एक ही शब्द के, हम कहते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को हर जगह आप जो है प्रयोग में ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी और बहुत खास बात है जो आज सर ने हमारे साथ साझा की। शब्दों की जो रचनाएं और शब्दों की साधना, इसी को कहते हैं। और आज सर की जो साधना है उससे हमने 2 बूंद पा लिए आज। बहुत है बात। चलिए, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सपना जी, क्योंकि एक ही शब्द के कहाँ कौन किस शब्द का प्रयोग कहाँ उचित है ये बहुत आवश्यक है, और इतनी महीन जानकारी बहुत कम ही लोगों के पास है, और इसका उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इसी से जुड़ा एक प्रश्न जो हमारे दर्शक वृंदों से आया था कि क्या एक हाइकू में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो दूसरी जगह वो अर्थ क्या दे रहा है ना। जी। क्योंकि हिंदी की जो छांदस कविता है उसमें इस तरह के बहुत सारे प्रयोग हुए। अब वो प्रयोग किस तरह से हुआ है, अगर एक शब्द का जब एक ही कविता में या एक ही पंक्ति में जब प्रयोग करते हैं तो वो शब्द दोष भी होता है और शब्द सौंदर्य भी होता है। तो लेकिन आपने प्रयोग कहाँ पर किया है ये उस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। जैसे कई बार श्लेष के रूप में प्रयोग होता है, पानी, पानी होना, ठीक है ना। और
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बौराए जग, वह खाए बौराए। अब एक जगह कनक सोना हो गया, एक जगह धतूरा हो गया। तो अब ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, पुनरुक्ति प्रकाश है। तो इस तरह से उस शब्द का प्रयोग इस पे निर्भर करता है। वो शब्द की साधना में सब कुछ आ जाता है। यानी शब्द को के आशय को, शब्द के अर्थ को आपको समझना होगा, क्योंकि वाक्य में जब शब्द प्रयोग होता है तो वो वहां पर अर्थ क्या दे रहा है। और कई बार जो अर्थ शब्द का सीधे सीधे अर्थ नहीं होता है, क्योंकि शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, और वाक्य में प्रयोग होने के लिए उसके पद लगते हैं, पैर लगते हैं, जब पद और पद से वाक्य बनता है। तो शब्द अगर शब्द अपनी जगह पड़ा हुआ है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। उसका अर्थ होता है जब वो वाक्य में प्रयोग होता है, चलने लगता है। और वाक्य में प्रयोग किस रूप में हुआ है ये उस पर निर्भर करता है। तो यही शब्द की साधना है। एक और ऐसे ही प्रश्न आए हैं दर्शकों से, जिसमें है कि क्या हाइकू में प्रश्नवाचक पंक्ति मान्य है? प्रश्नवाचक पंक्ति का मतलब मुझे लगता है कि विराम चिन्ह से संबंधित ये पूछ रहे होंगे। तो जो विराम चिन्ह है वो तो सब जगह मान्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आपको लगता है कि यहाँ विराम चिन्ह लगना चाहिए वहां पर आप विराम चिन्ह लगा सकते हैं, संबोधन लगा सकते हैं, अल्प विराम यानी कॉमा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। जी, और जैसे हाइकू में अलंकार का प्रयोग किया जाता है, ये भी एक प्रश्न दर्शकों से आया था। हाँ, देखिए हिंदी साहित्य की कविता में अलंकारों का बहुत सारा प्रयोग हुआ है। पहले तो ये समझ लें, मैंने फिर वही दोहरा रहा हूँ, जो जो पुराने लोग हैं उनके लिए ये बातें नहीं, नए लोगों के लिए है। अलंकार का मतलब क्या है? अलंकार कहते हैं गहने। अब गहना अगर एक संतुलित रूप में कोई पुरुष या स्त्री पहनता है तो वो अच्छा लगता है। यानी इसलिए पहने कि मैं अच्छा लगूंगी या अच्छा लगूंगा या अच्छी लगूंगी, इसलिए अगर वो गहने धारण करता है, करती है, तो वो अच्छा है, दृष्टि के लिए एक सौंदर्य होता है, एक अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई इसलिए पहने कि मैं तो गहनों का प्रदर्शन करूंगी और 5-7 किलो सोने के मालाएं पहन ले, बहुत सारे ये पहन ले, ये पहन ले, तो वो अटपटा लगने लगता है। और कौन सा गहना किस पर अच्छा लगता है यह भी निर्भर करता है। इसी तरह से कविता का भी गहना, अलंकार कविता का गहना है। अब कहाँ पर अलंकार आपको प्रयोग करना है वहीं पर अच्छा लगता है। आवश्यकता नहीं है जबरदस्ती आप अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर वो अच्छे की जगह दोष देने लगता है, खराब लगने लगता है। तो चूंकि हाइकू की प्रकृति, हाइकू का आकार, हाइकू का शरीर बहुत छोटा है, तो उसमें अलंकारों की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। उपमा अगर आप देंगे तो उपमा का मतलब, हाइकू का मतलब है कि जो चीज आप देख रहे हैं, सीधे सीधे देख रहे हैं, अनुभूत कर रहे हैं, उसको आपको व्यक्त करना है। और चूंकि एक रास्ता एक बता देना है, शेष आपको वो व्याख्या नहीं करनी, व्याख्या पढ़ने वाला अपने आप करेगा, है ना। तो हाइकू में उपमा, ऐसा नहीं कि उपमा का प्रयोग होता नहीं है, बहुत सारे जैसे, सो, से का प्रयोग होता है। उपमा से बचना चाहिए अगर हो सके तो। मानवीकरण है ये तो हाइकू में बहुत अच्छा लगता है, आता ही है। तो हाइकू में ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलंकारों का प्रयोग ना हो या बिल्कुल वर्जित है। कोशिश की जाए कि उपमा अलंकार से जितना बच सके उतना अच्छा होता है। और फिर अगर कहीं लगता है कि इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छी बात आ रही है तो फिर ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कविता में फिर वही कहूंगा कि कविता में गणित की तरह आप एक सूत्र नहीं दे सकते कि बस इससे आपको हटना नहीं है, इससे चलना नहीं है। तो अलंकारों के इस रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जी, तो एक इसी से जुड़ा प्रश्न था, जैसे कि हाइकू में रस का प्रयोग किया जा सकता है, और यदि हाँ तो कैसे? देखिए रस तो हमारी कविता के साथ में जुड़े हुए हैं, जो 9 रस हैं। बाद में एक 10वां रस भी
वात्सल्य कर दिया। तो ये जो रस हैं ये कविता में अपने आप आते। अब हाइकू में इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि आप रस को प्रदर्शन करें या अलंकार का प्रदर्शन करें। कई बार अपने आप रस आ जाता है, जैसे श्रृंगार रस के बहुत सारे ऐसे हाइकू हो जाते हैं जिसमें श्रृंगार आपको योग या संयोग श्रृंगार आपको मिल जाएगा, देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से और रस भी आपको मिल सकते हैं। तो हाइकू में ये जानबूझ करके कि हम इस रस में हाइकू लिखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अनायास रूप से, सामान्य रूप से, सहजता के साथ में अगर कहीं रस और अलंकारों का प्रयोग होता है तो वो अपने आप आ जाता है। तो इसलिए ऐसा उसमें कोई वर्जित विषय नहीं है। जी, एक प्रश्न था कि हाइकू में बिंबों का प्रयोग कैसे किया जाता है? देखिए, बिंब का मतलब आप पहले बिंब आपको समझना होगा कि बिंब होता है कि हम सीधे सीधे किसी बात को ना कह करके इस तरह से कहें कि एक चित्र सा हमारे सामने उभर करके सामने आ जाए। और ये हाइकू की एक बहुत विशेषता है कि हाइकू में बिंब उभर कर, यानी जो हम बात कहते हैं वो प्रतीकों में बात कहते हैं हाइकू में, और बिंबों में बात कहते हैं। तो हाइकू कोई ऐसी चीज आप उसमें प्रस्तुत करें जिसमें कि एक बिंब उभर करके आ जाए, एक चित्र सा आपके सामने उभर आ जाए, तो ये हाइकू अच्छा हाइकू माना जाता है। बिंब और प्रतीकों का प्रयोग हाइकू में खूब होता है और करना चाहिए, हो सकता है। जी, एक प्रश्न था कि हाइकू और हाइगा में क्या अंतर है? जी, देखिए, हाइकू और हाइगा में अंतर ये है, हाइगा जापान में कुछ लोग जो चित्रकार थे उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई या बढ़िया सा उसको लिख दिया या उसके साथ में एक कोई चित्र बना दिया, तो वो हाइगा कहलाता। हाइक यानी हाइकू को पेंटिंग में लिखना है, पेंटिंग बना देना, वो हाइगा होता है। अब हाइकू में हाइकू अलग है, और कई बार ऐसा होता है कि जब आप पेंटिंग्स कुछ चित्र डाल करके करते हैं, अगर वो हाइकू पेंटिंग के साथ खुलता है तो वो हाइगा है, और जिसके लिए किसी चित्र की जरूरत नहीं, कोई पेंटिंग की आवश्यकता नहीं, वो हाइकू है। तो ये दोनों में अंतर है। जी, और एक और प्रश्न था दर्शकों की तरफ से जो पहले आया था। अभी कुछ और प्रश्न भी है जो फेसबुक लाइव के माध्यम से आ रहे हैं, जिन्हें हम सपना जी के माध्यम से जानेंगे। पर ये अंतिम प्रश्न जो दर्शकों की तरफ से पहले आया था कि हाइकू कितने प्रकार से लिखा जा सकता है? हाइकू कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, ये थोड़ा सा अस्पष्ट सा है। कितने प्रकार का तो क्या मतलब, मैं इसको इस तरह से बता सकता हूँ कि हाइकू को आपको 3 पंक्तियों 17 अक्षर में लिखना है, जी। ठीक है, 5 7 5 में। अब आप लिखना क्या चाहते हैं, वही प्रकार है हाइकू का। तो जो आप लिखेंगे उसमें और कुछ प्रकार तो नहीं होगा, कहीं ये तो नहीं शायद पूछ रहे हैं किस किस क्या क्या उसमें रह सकता है। उसमें हाइकू में जो भी हिंदी कविता में आ सकता है वो सब कुछ हाइकू में आ सकता है। कुछ लोगों को ये भी भ्रम है, मैं इसके साथ बता दूं कि हाइकू केवल प्रकृति काव्य है। हम्म। प्रकृति अगर है, ऋतु है तो ठीक है। जापान में किसी समय इस तरह का था, हिंदी में ऐसा कोई बंधन प्रतिबंधन नहीं है। और चूंकि जो कुछ हिंदी कविता में है लिख सकते हैं, वो सब कुछ आप हाइकू में लिख सकते हैं। हाइकू प्रकृति से जुड़ा हुआ काव्य है, जैसे मनुष्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति का अभिन्न अंग है मनुष्य। प्राणी मात्र प्रकृति का अभिन्न अंग है, और बिना प्रकृति के हमारा जीवन भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो हाइकू में प्रकृति है, लेकिन प्रकृति के उपादानों को, प्रकृति के चित्रण को मानवीय संवेदना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें मानवीय संवेदना नहीं है, हम किसी फूल का ऐसे ही वर्णन कर रहे हैं या पेड़ का वर्णन कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। उसमें कोई न कोई मानवीय संवेदना होनी चाहिए, यानी उससे कुछ ऐसा जुड़ा हुआ, कुछ इस तरह का आप लिखें ताकि मनुष्य और प्रकृति के बीच का एक अंतर संबंध दिखाई दे। तो वो आवश्यक है, और इसलिए हाइकू में प्रकृति और मानवीय आप प्रकृति का कोई बहुत अच्छा चित्रण आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि
रात्रि के चंद्रमा का, तारों का कोई बहुत बड़ा बिंब आप बना सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के बहुत सारे हाइकू लिखे गए। जी जी, तो आप इस प्रश्न से मेरा एक और प्रश्न था, वो भी जो मैंने सोच के रखा था, वो आपने जी प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। वही था कि हाइकू मुख्यतः क्या प्रगति पर आधारित होना चाहिए, पर इसका आपने उत्तर दे दिया। वो इसलिए क्योंकि हाइकू की जो एक तरह से आप कार्यशाला ले रहे हैं, बहुत सारे अलग समूहों से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। वहाँ मैं देखती हूँ कि अक्सर आप कहते हैं कि आज जाएं, अमावस्या के चांद को आप निहारें, और उसके बाद आप फिर देख के अनुभव के आधार पे हाइकू लिखें। तो ये जो एक विशेष विधा है कि अगर कभी आप एक चित्र दे देते हैं माफ कीजिएगा, कि आप चित्र देख के फिर उसके ऊपर हाइकू लिखें, तो इस हाइकू को, कि इस विधा को क्या कोई विशेष नाम दिया जाता है? नहीं, नाम कोई हाइकू को बहुत सारे नाम देंगे तो फिर तमाम नाम ही नाम रह जाए, इसलिए हाइकू को हाइकू ही रहने दें। देखिए, बहुत सारे लोगों को तमाम, अब चूंकि हाइकू एक बहुत लोकप्रिय विधा हो गई है और बहुत सारे लोग ने ग्रुप भी बनाए हुए हैं, क्योंकि आज बहुत सारी सुविधा है। और कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग वहाँ कुछ हाइकू पे इधर उधर भ्रमित भी करते हैं, है ना। तो कुछ का कहना है, मैंने भी सुना है, मैंने देखा नहीं है, कुछ लोगों को कि हाइकू में प्रकृति चित्रण ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। हम कविता में प्रकृति चित्रण ठीक है, कहीं कहीं जरूरी है, हो जाए, लेकिन उसमें मानवीय संवेदना का होना बहुत आवश्यक है। और हाइकू में आपने और कुछ क्या पूछा था? जी, मैंने पूछा था कभी कभी आप कोई विशेष विषय दे देते हैं, कि जैसे जी आप जी जी आज जी। देखें, अमावस्या को देखें, या कोई चित्र को देख के लिखें। हाँ, वो इसलिए लिखते हैं कि हाइकू या कोई कविता, अ, हमने ये भी देखा है, ये प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हाइकू चूंकि 17 अक्षर की कविता है, बहुत छोटी कविता है। आपने कोई हाइकू लिखा, दूसरे व्यक्ति ने पढ़ा जो बहुत ज्यादा जिम्मेदार और उस तरह का नहीं है, और उन्होंने एक शब्द उधर से इधर किया, इधर से उधर किया, और वो एक दूसरा हाइकू उन्होंने लिखते, पहले हमारे भी समूह में और उधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुरंत एक हाइकू की नकल मार करके दूसरी तरह कर सकते हैं, कर देते हैं। और ऐसे, क्योंकि मैं कोश का वो कर रहा हूं, तो मुझे सब बहुत सारे लोगों के बारे में पता है कि किसने कहाँ से किसका हाइकू उड़ा करके, हो सकता है वो कहते मैंने तो उसका हाइकू पढ़ा ही नहीं, तो वो कहीं इधर से उधर कर दिया। अब उसका कारण ये होता है कि आपने जो आपको कच्ची सामग्री जहां से लेनी चाहिए एक कवि को, प्रकृति से, समाज से, लोक से, अनुभव से, वो आपने नहीं ली। आपने कहीं दूसरे को उठाया और उसमें रैपर उसका बदला, और अपना रैपर लगा करके, अपनी सील लगा करके उसको चलता कर दिया। तो ये जो आज की स्थिति है, इससे बचने के लिए ये जरूरी, ये इसलिए हमने 2-4 बार ऐसा किया है, कोई चित्र डाल दिया कि भाई इस चित्र पर हाइकू लिखिए, और उनसे हम हाइकू मंगवाते हैं, तो हम समूह पर नहीं पोस्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो समूह पोस्ट करने से क्या होता है कि एक ने देखा, दूसरे ने उसी को थोड़ा बहुत और बढ़ाया और अपने डाल दिया, तो हम व्यक्तिगत उस पर मंगवाते हैं। तो इससे बचने के लिए ये कुछ किया है कि वैसे तो ये है कि जापान में इस तरह के हमने वहाँ का अनुभव और उसे पढ़ा है कि वहाँ हाइकू यात्राएं होती, हमने यहाँ भी 4-5 बार की हैं। अभी कोरोना काल में ये सब बंद जैसा है कि आप कहीं जाइए, 2-4 लोगों का समूह हो, और आप एक जगह एक बैठक की, और फिर आपने जंगल में कह दिया कि भाई अब आप लोग घूमिए, जाके देखिए, तो वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आपको नई चीज कुछ मिलेगी। आप जो भी लिखेंगे वो मौलिक होगा। तो वो अगर वहां नहीं जब जा पाते हैं, तो हम चित्र से उसका ये कर लेते हैं कि मानो हम जंगल में ही घूम रहे हैं, तो इसलिए वो चित्र से देख करके हाइकू भी लिख सकते हैं। तो इसलिए वो चित्र कभी कभी जी, दिए। तो एक मेरा प्रश्न ये था, व्योम सर, जैसे आपने कहा कि आवश्यक नहीं कि हाइकू प्रकृति पर ही आधारित हो, और आसपास के समाज संवेदना पर भी आधारित होना चाहिए, पर एक मेरा प्रश्न था कि अक्सर आप कहते हैं कि सकारात्मक विचार लिखें हाइकू में, नकारात्मक ना लिखें, पर क्या जो अंदर की का जो आक्रोश है, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम हाइकू नहीं बन सकता? देखिए, हमारे अंदर बहुत सारी आक्रोश होता है,
हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बहुत सारी विकृतियां हैं, राजनीतिक बहुत सारी कमियां हैं, हमारे नेता हैं, हमारे और सारे लोग हैं, हमारे जो मुखौटे लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और ये बाहर ही नहीं, हमारे घर परिवार संबंध सब में है। लेकिन अगर हम इनको उसी रूप में हम प्रस्तुत करने लगे तो कवि में और सामान्य व्यक्ति में फिर अंतर नहीं रह जाता। सामान्य व्यक्ति उसी चीज को आक्रोश में गालियां देता है, कुछ और करता है, ये करता है, मारपीट करता है। जब वो गालियां नहीं दे पाता, उसके पास शब्द नहीं होते, तो हाथ पैर चलाता है, ठीक है। लेकिन रचनाकार के पास में एक तीसरा दिमाग होता है, तो वो उन सारी चीजों को पहले पचाता है और पचाने के बाद में फिर वो, यानी त्वरित उसकी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होती, वो उन चीजों को पचाता रहता है, उसका रसायन बनाता है और फिर ये देखता है, क्योंकि कवि का उद्देश्य ये है कि हम ज्यों का त्यों किसी चीज को प्रस्तुत कर देना ही कविता नहीं है, चाहे वो हाइकू या कुछ भी हो, कोई कविता हो, ये मैं समग्र कविता की बात कर रहा हूं। तो वो उसमें ये आवश्यक है कि कवि का जो उद्देश्य है वो हम समाज को क्या देना चाहते हैं। अगर कोई झूठ बोलता है, कोई भ्रष्ट है, तो हम उसके भ्रष्टाचार का जो गुणगान करें या हम उसके कहें कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, तो उससे वो सुधर नहीं जाएगा। अपेक्षा ये है कि हम कोई ऐसा आदर्श अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करें कि जिससे कि शायद कुछ और लोगों को ऐसा मिले कि हाँ कुछ अच्छा है। जी दूसरा यह है कि नकारात्मक जो विचार होते हैं वो अगर आप बहुत अधिक अपनाए रहें तो जीवन में तो आप भी नकारात्मक ही होते जाते जाते हैं। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द और चारों तरफ सब कुछ नकारात्मक ही है, हमारे यहाँ बहुत सारा सकारात्मक है। जैसे हमारी पत्रकारिता है, हमारी पत्रकारिता सकारात्मक चीजों को देखना ही बंद कर दिया है। केवल वहीं पर कैमरा लगता है, वहीं पर अनाउंसमेंट होता है, वहीं पर समाचार उसी को बनता है जो कि कुछ खराब चीजें होती है। जबकि समाज में प्रतिदिन 100 में 90 चीजें अच्छी होती हैं, 4-5 चीजें 6 चीजें खराब होती हैं। तो वो खराब चीजों को अगर हम प्रदर्शन करते रहें तो जो दूसरे लोग सुनते हैं उनको ऐसा लगता है, या कविता पढ़ते हैं, कविता में हम करते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ नष्ट ही होने वाला है, बस दुनिया बिगड़ने वाली है, अब तो बस हो ही गया, अब क्या करना है। तो अगर सकारात्मक आप लिखेंगे तो कुछ अच्छा मैसेज जाएगा। और कविता का तो इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि कुछ सकारात्मक लिखो। जी सकारात्मक लिखेंगे तो आप भी अच्छा महसूस करेंगे और कुछ अच्छा अच्छे समाज को आप निर्मित करने में कुछ सहयोग दे सकें। ये उद्देश्य है इसका। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। वैसे भी कहते हैं कि साहित्य समाज को, समाज का दर्पण भी होता है और उसे एक दिशा भी देता है, तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल। सकारात्मक लिखें। और इसी से मेरा बस अब एक अंतिम प्रश्न, और उसके बाद मैं सपना जी को मंच सौंपूंगी ताकि वो फेसबुक के प्रश्न आपसे पूछ सके कि एक साधारण, ये एक हाइकूकार के रूप में, अगर हमने 4 हाइकू ही अच्छे लिखे हैं, तो मेरा ये प्रश्न था, एक साधारण, एक अच्छा, एक बेहतर और एक श्रेष्ठ हाइकू अपने कथ्य और अपने शिल्प में कैसे अपनी एक अलग पहचान बना पाता है? आप कैसे ये निर्धारित करते हैं? आप गुरु हैं, लेकिन हम एक विद्यार्थी के तौर पर अगर हमें देखें तो हमें लगता है ये बहुत अच्छा लिखा था, पर इसे तो उतनी वाहवाही नहीं मिली। तो हम जानना चाहते हैं कि वो जो कहते हैं अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन मार्क्स लाने के का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जिसे हम अपना के हम भी एक अच्छा नहीं, एक श्रेष्ठ हाइकू लिख सके। देखिए कोई भी व्यक्ति जितना लिखता है वो सबका सब श्रेष्ठ नहीं होता, कभी हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। सबसे अच्छा जब हम कुछ लिख लेते हैं तो हमें खुद पता चल जाता है कि क्या अच्छा है, हमने आज कुछ अच्छा लिखा। अपने हाइकू को, हम हाइकू की बात कर रहे हैं तो हाइकू की है, लेकिन ये पूरी कविता पर भी लागू होती है। अपने हाइकू को आ, कभी जल्दी उसको पोस्ट ना करें, है ना। क्योंकि जल्दी से आप पोस्ट करने, उसके दो दो चीजें हैं। एक तो
आपकी एक छवि जो है वो अधकचरी छप गई। दूसरा ये भी एक है कि आपने कुछ लिखा और उसमें कुछ कमी रह गई या उसमें और कुछ सुधार हो सकता है, और तीसरे व्यक्ति ने उसको आपके वहां से उड़ा लिया और फिर अपने हिसाब से उसने उसमें सुधार दिया, तो उसका माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। अब जो चीज है कि किस तरह से मालूम पड़े, तो जो भी आप महसूस करें, जो भी लिखें, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है शब्द की साधना। आप उसमें प्रयुक्त एक एक शब्द को देखें। पहले तो ये देखिए कि आपके मन में कोई बात आई तो आप उसको नोट कर लीजिए। आप 5-7-5 के चक्कर मत रहिए, आप 3 पंक्तियों में नोट कर लिए। मैं हर कार्यशाला, मैंने बच्चों की बहुत सारी कार्यशालाएं यहाँ दिल्ली में की हैं। यहाँ 4-4, 5-5 सौ बच्चे एक एक कार्यशाला में रहे और वो लिख रहे हैं। उनकी एक किताब भी प्रकाशित हुई थी, एक आध और अभी उसमें है कि जल्दी से आएगी। तो सबसे पहले आप 3 पंक्तियों में कोई बात लिख लीजिए, 4 पंक्ति, ये नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर उसमें से आप छांटिए कि इसमें से कहां पर हाइकू बन रहा। फिर 5-7-5 में तब बांधिए, और फिर बांधने के बाद में फिर आप देखिए कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो बात यहाँ कितनी अच्छी तरह से कही जा सकती है। क्या कोई शब्द ऐसा है जिसको हम बदल सकते हैं, उसकी खोजबीन करिए। एक एक साथ अगर आप लिखेंगे तो कई बार हमें अपने लिखे हुए से मोह हो जाता है, तो फिर हम नहीं बदल पाते। तो इसलिए उसे आप रख दीजिए। 4 या 5 दिन के बाद आप फिर उसे निकालिए, फिर देखिए कि हाँ, तो आप अपने आप उसमें 2-3 शब्द बदल देंगे। फिर आप रख दीजिए, फिर 15-20 दिन के बाद निकालिए, फिर आप देखिए कि हाँ, तो आपको लगेगा कि ये तो किसी और का हाइकू है, और फिर उसमें संशोधन करिए और आप रख दीजिए। फिर उसके बाद शायद उसमें कोई कमी आपको नहीं रहे। रही बात ये कि जो प्रशंसा मिलती है ना, तो उसके बारे में मैं कह दूं कि जो हिंदी में, हिंदी की ही हम बात कर रहे हैं, हिंदी कविता में बहुत सारे जो नए बच्चे आते हैं, नए लोग आते हैं, उनमें बहुत प्रतिभा होती है, अपार प्रतिभा होती है कविता की या और तरह की। लेकिन वो ऐसे एक समूह के द्वारा इतनी वाहवाही उसको मिल जाती है कि उसकी प्रतिभा को वो मार डालती, खत्म कर देती। अगर आपने कुछ लिखा और कम से कम 200 लोगों ने आपको वाह वाह कर दिया, तो आप सातवें आकाश पहुंच जाए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि ये झूठी प्रशंसा है कि सही प्रशंसा है। अब फेसबुक और इसका सबसे नकारात्मक गुण यही है कि एक किसी ने कुछ लिखा, उसमें मैंने देखा है कि 3 या 4 जगह मात्राओं की कमी है, बर्तनी का दोष है। 200 लोगों ने उसमें लिखा वाह बेहतरीन, क्योंकि उनको पढ़ना थोड़ी है, उनको कोई देखना थोड़ी है। उन्होंने कहीं से चेपा या टाइप किया, लिखा बहुत अच्छा, वाह वाह। तो ये जो है, इसमें अगर आप पढ़ गए तो आप अच्छी कविता नहीं लिख पाएंगे। और कई लोगों को हमने ये भी देखा, मैंने ही गलती से एक आध जगह लिख दिया तो वो इतने गुस्से में हो गए, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। तो हमने कहा कि ये तो बेकार, नहीं लिखना चाहिए। तो उनको लगता है अरे ये मेरे में कमी कैसे आ गई, मेरे में तो कमी हो ही नहीं सकती। तो ये जो एक मीठा जहर है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। और दूसरा ये है कि शुरू में जो सबसे खास चीज होती है, जो नया व्यक्ति आता है उसको पता नहीं रहता है कि हम किससे शिक्षा ले रहे हैं। तो आप आंखें बंद करके गुरु मत बनाइए। और मैं तो कहता हूं कविता में किसी को आप गुरु बनाइए ही मत। जैसे हमारे गजल की परंपरा में जो एक उस्तादपन की जो भावना होती है, एक उस्ताद अगर आपने बना लिया तो जीवन भर उस्ताद आपके कंधों पर बैठा रहता है, आप उसे छोड़ नहीं सकती। आप जो कुछ कहेंगे बस उस्ताद जी के चरणों में है, तो आपका कुछ होता ही नहीं उसमें। उस्ताद आपको जहां जैसे चाहता है, जैसा प्रयोग करना चाहता है, वो आप पूरे जीवन भर तालमेल कर ब्लैकमेल करता रहता है। अच्छी चीजें भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको जहां कुछ अच्छी चीज मिले आप वहां से सीखें और गुरु बनाए, लेकिन जानबूझ करके गुरु बनाए। और आप अगर 4 जगह किसी चीज को देखेंगे, पढ़ेंगे, हमारी सबसे अच्छी किताबें हमारी सबसे अच्छी गुरु होती। आपको पुस्तकों में सब कुछ मिलेगा,
तो आप वहां आप देखें, आप चर्चा करें। मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं अगर कुछ कहता हूं तो आप उसको आंख बंद करके अंधविश्वास करके मत मान लीजिए। आप देखिए कि सही कह भी रहे हैं कि नहीं कह रहे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात ठीक है, आप उसको आजमाइए, आप उसका प्रयोग करिए। आपको लगता है कि ठीक है तभी आप मानिए, नहीं तो मत मानिए। आपको अगर कोई बात ऐसी लगती है कि ये मुझे विश्वास नहीं है या मुझे अच्छी नहीं लगती, तो आप किसी के कहने से उसको मत करिए। तो बस यही मेरा कहना है। बिल्कुल, आपने व्योम सर जैसे आपने कहा, हम एक मुहावरा भी पढ़ते हैं, हमने बचपन से ही पढ़ा है कि जैसे कुम्हार एक मिट्टी को जैसे आकार देता है तो कई बार पीटता है, ठोकता है और तब जाके एक सुंदर सा एक घड़ा बन के आता है। तो वैसे एक गुरु भी बिल्कुल। होते हैं और हम एक चाक पे रखे हुए मिट्टी के एक कह सकते हैं टुकड़े की तरह हैं, जिन्हें तराश के एक आकार आप देते हैं। और व्योम सर के बारे में मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ये व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे है कि जितनी आलोचनाएं सहने के बाद और इस विधा के बारे में अगर एक भी अच्छा ढंग का पहला हाइकु लिख पाई और उनका वरद हस्त प्राप्त हुआ, अच्छा लिखा है, यकीन मानिए उसके बाद जो खुशी मिली है वो तमाम वाहवाहियों से, जो हमने बहुत सारी वाहवाही बटोरी है, उससे बहुत ज़्यादा उच्च है। मेरे लिए वो बहुत उच्च श्रेणी पे है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यकीन करिए पहला हाइकु जब आपने कहा कि अच्छा लिखा है, मुझे इतनी खुशी हुई जितनी खुशी मुझे आज तक किसी एक मंच पे बहुत मिली धन्यवाद। वाहवाही से नहीं मिली है। और लगा कि कुछ अच्छा लिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सीखने की और सिखाने की भी। और ये अध्ययनशाला का मूल भाव भी यही है। तो मैं ये कहूँगी कि एक गुरु को तटस्थ होना चाहिए। आप कहें कि व्योम सर में ये बहुत खूबी है कि वो खरे हैं, जो है वो बता देते हैं। बता देते हैं। और सपना जी इस चीज से परिचित होंगी, जो मैं जो जिनको बात आप ये कह रही हैं, मैं बिल्कुल मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को। मैं सच में कहना चाहूंगी, मेरा एक हाइकू मैंने सर को भेजा, अलग से भेजा, तो सर की बढ़िया है। मैं कहा सच्ची, मतलब मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि बिना किसी टिप्पणी के इसको हाँ मिल गई है। ये बहुत बड़ा काम हुआ था मेरे लिए। तो ये बिल्कुल सही कहा। बहुत बार ठोक के बजाए गए हैं हम। मैंने गिनती के 5 या 6 हाइकू मुझे लगता है सही लिखे होंगे, जिसमें उन्होंने सुधार भी किया, सही किया। एक हाइकू ऐसा है जिंदगी का जिसमें बिना सुधारे सर ने हाँ बोला। वो मेरी पूंजी है, सुना वो सुना मेरी दीजिए। पूंजी है। आप सपना जी सुना दीजिए उस आय। फिर उसी से मैंने शुरू किया था आज। अच्छा फिर सुना दीजिए, बहुत सारे उसे लोग सुना नहीं दो, आए। अरे वाह। तो वो जो था, थी कच्ची मिट्टी, गुरु कुम्हार पानी, कंचन भई, ये वाह। हाइकू था। और सर ने मुझे इसमें मुझे हाँ बोला। मेरे लिए ये सबसे बड़ा, मतलब कहना चाहिए, सोने का मेडल था। और उसी से आज मैंने कार्यशाला इसीलिए शुरू की। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और आराधना, इतना सुंदर संचालन तुम कर रही हो कि मैं मंत्रमुग्ध होके सुन भी रही हूँ, सीख भी रही हूँ। मैं खुद भी विद्यार्थी हूँ इस कार्यशाला में, और आप लोगों के माध्यम से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे लगता है सभी लोग इस बात की पुष्टि करेंगे। आराधना, आप कंटिन्यू करिए, मैं बीच में आ गई, मुझे लग रहा है बात कर रही बिल्कुल, हूँ। आपने वही जैसे शुरुआत की थी ना, उसी ने इस अध्ययनशाला को एक दिशा दे दी कि कहना कंचन भाई। तो हम वैसे ही थे कि हम सबको गुरु का आशीर्वाद मिला और ये बहुत ज़रूरी है। मैं यही बात कहना चाहूँगी कि नए विद्यार्थियों से हम भी सीख रहे हैं और हमने तो बहुत अभ्यास अभी किया ही नहीं है। उनके 20 वर्ष की साधना के समक्ष हमारा तो एक बूंद भर प्रयास भी नहीं है। तो ये किसी भी विधा के लिए आपकी साधना बहुत आवश्यक है। और जब तक आप ये साधना नहीं करते हैं तब तक उसकी सतही जानकारी तो आप प्राप्त कर लेंगे और कई विधाओं के विशेषज्ञ भी बन जाएंगे तथाकथित, लेकिन वस्तुतः अगर आप देखा जाए तो किसी एक विधा पे आपका पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता। वो तो ऐसे भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी विधा को सीखें तो अनुशासन को रखें और उस विधा के मूल तत्व को समझें। और मैं चाहूँगी कि सपना जी आएँ और फेसबुक के माध्यम से जो भी प्रश्न हमारे दर्शकों ने रखे हैं वो प्रश्न व्योम सर से पूछें। वैसे तो आराधना, बहुत सारे प्रश्न मैंने इसीलिए इस बार ये कोशिश की थी कि जब हमने परसों जब अपना पोस्टर दिया था, उस समय एक प्रश्न पूछने के लिए कहा गया था। ज्यादातर प्रश्न वहीं से हम ले चुके हैं, मगर कुछ प्रश्न आज भी आए हैं। एक प्रश्न जो आया है वो ये है कि जिस प्रकार अंग्रेजी में पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में इंट्रोडक्शन, आइडिया एलैबोरेशन और लास्ट में कंक्लूजन होता है, क्या हिंदी हाइकू की संरचना भी इसी तरह की जाए?
ये प्रश्न मुझे लगा कि लेना चाहिए। बाकी कुछ एक प्रश्न और है, मैं देख रही हूँ तब तक और निकालती हूँ। हिंदी में हाइकू में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या है, ये हम इससे हिंदी के हाइकू को नहीं जोड़ते हैं। अंग्रेजी में अगर आप दो विधाओं की चीजों को देखेंगे तो आपको दोनों में अंतर लगेगा, ठीक है ना। तो जो हिंदी के लिखते हैं तो आप केवल हिंदी के हाइकू लिखिए, अंग्रेजी के लिखते हैं उस समय आप अंग्रेजी के लिखिए। क्योंकि मैं बहुत समय तक मैंने कई जो हाइकू की इंटरनेशनल मीट होती है उसमें सारे भाषाओं के लोग आते हैं, मैंने एक तो बंगलौर और वहाँ अटेंड की है। तो वहाँ वो अलग अलग चीजें हैं, बेसिक तो सारी चीजें एक ही हैं। दुनिया की किसी भाषा की कविता मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए और जो कुछ हमारे यहाँ है उसे और बेहतर बनाने के लिए यही उद्देश्य होता है। तो अंग्रेजी में क्या होता है उसे जाने दें। हिंदी में आपको क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं, वो मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई किसी भी बात को आप हाइकू में कह सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पहली पंक्ति में क्या हो, दूसरी पंक्ति में क्या हो, तीसरी में क्या हो। आप तीनों मिलकर के एक अच्छा, एक बिंब, एक बढ़िया एक कविता का निर्माण करते हैं। एक बात शायद आप पास प्रश्न आया हो या नहीं आया हो कि एक हाइकू और सेंड्यू ये उसमें दो के अंतर का भी कई बार प्रश्न किया जा सकता है। और कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे भी है जो थोड़ा भ्रमित भी करते हैं। तो जापान में जब हाइकू चरम पर था तो वहाँ एक सेंड्यू नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में कुछ हंसी हंसी का कुछ लिखा, तो उनके नाम पर आगे चल करके यानी पैरोडी जैसी, तो वो सेंड्यू नाम बढ़ गया। हिंदी में क्योंकि हाइकू बहुत पुराना नहीं है, तो हिंदी में हाइकू और सेंड्यू नाम की कोई चीज नहीं है। जापान में जो व्यंग्य और हास्य होता है वो उसको सेंड्यू कहते हैं, व्यंग्यात्मक। हिंदी में व्यंग्य की कविता सबके साथ जुड़ी हुई है, व्यंग्य कोई अलग विधा नहीं है। चाहे वो गीत हो, चाहे गजल हो, चाहे छंद हो, चाहे और कोई हो, दोहा हो, सब में व्यंग है, सब में सब कविता है। इसीलिए हाइकू और सेंड्यू हिंदी में एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो ये स्पष्ट कर दो। ये जैसा लगता है कुछ प्रश्न पीछे चले गए, अभी मेरे को दिख नहीं रहे हैं, मैं बाद में आप तक पहुंचाती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं और वो ऊपर चले जाते हैं तो बीच में कोई बात नहीं, आप बाद में उनको पर नोट हाँ, करके एक दो बता और दें। प्रश्न थे जिनके भी हैं, आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं, नहीं तो मैं वापस लाइव पे जाके चेक कर लूंगी। और जो बिल्कुल आपने सर बात कही गुरु के होने की और गुरु के से सीखने की या किसी से भी सीख के कार्य करने की आगे, तो चाहे मैं सच में ये बात बहुत मानती हूँ, हम कई बार देखते हैं पटल पे हमारे यहाँ भी, जब किसी व्यक्ति को बहुत वाहवाही मिल जाती है तो उसे लगता है कि वो ही जीत के आएगा या वो ही सही लिख रहा है और वो ही उसी को सम्मान पत्र मिलना चाहिए। कई बार नहीं मिल पाता क्योंकि उसमें कई त्रुटियां होती हैं। कई बार जैसा कि कहा पंक्चुएशन की भी हो सकती हैं, कुछ व्याकरणी तौर पे भी कई बार गलतियां होती हैं जो कि जब जो जज है जब कोई चेक करता है तो उसे तो दिखाई देती है। हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें भाव बहुत अच्छे होते हैं, बात बहुत अच्छी कही होती है, बहुत मार्मिक होती है कई बार, तो उसको कई बार ज्यादा वाहवाही भी मिल जाती है। तो इन चीजों से मुझे लगता है भ्रमित नहीं होना चाहिए। आपने ये जो आज बात कही है, मैं इससे ये संदेश जरूर देना चाहूंगी, जो भी यूबीआई के पटल पे भी लोग हैं, हम मानते हैं हम फेसबुक ग्रुप है, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसको सीख के, उसको सही करके और उसको सुधार के करें। लिखने के लिए बिल्कुल आप लिखिए, आपका मंच है, आप जो मन में आएगा आप बिल्कुल आप साझा कर सकते हैं, पर तैयार रहिए अगर कोई आपको टिप्पणी आती है या पीछे से अगर कोई आपको मैसेंजर बॉक्स में, कभी मैं भी शायद बोलूं चाहे कोई और भी हम में से बोले, तो तैयार रहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और अच्छा करें, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक या दो त्रुटियों की वजह से कई बार हम नहीं दे पाते हैं कि भाई ये व्यक्ति इतना अच्छा लिख रहा है, इसकी 4 गलतियों की वजह से इसे इस बार हम सम्मान पत्र नहीं दे पाए, हमें दुख होता है, वो हमें सच में बुरा लगता है कि इतना अच्छा लिखने के बाद ये 4 गलतियों की वजह से ये पीछे रह गया। तो उस बात के लिए आप अपने आप को
ओपन रखिए, खुला रखिए मन को और दिमाग को, और सीखने के लिए आतुर रहिए। बस इसीलिए अध्ययनशाला लेकर आए हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लेके आने वाले हैं। लेखन की दृष्टि से भी कुछ सोचा है, यदि ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द ऐसी कोई अध्ययनशाला भी होगी जिसमें लेखन की त्रुटियां, मात्राओं की गलतियां, या जो इस तरह के जो छोटी छोटी गलतियां हम कर लेते हैं, चंद्र बिंदु अनुस्वार की गलतियां, तो लेखन की त्रुटियों पर भी बहुत जल्द हम लेके आने वाले हैं एक अध्ययनशाला। और भी कई कार्यक्रम आने वाले हैं। तो सर आपका भी साथ मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है, और इतने मन से आपने हर कार्यक्रम में, मैं यहाँ खास पर बोलना चाहूंगी, इंक मैराथन में भी जब मैंने सर को भेजा हमारा इंक मैराथन के बारे में जो पोस्टर था, हमने कहा सर बच्चों तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं। और इस बार हमने 18 साल से कम वर्षों के की आयु के बच्चों को इन्वॉल्व किया है। तो सर ने इतने सारे बच्चों तक वो बात पहुंचाई। और मुझे नहीं पता, मैंने आपको ये शायद पहले भी बात बताई हो, उन्हीं में से एक बच्ची है जो कि केंद्रीय विद्यालय की बच्ची है, और उर्वशी जिंगानिया नाम है उसका। उसने इंक मैराथन 25 दिन पूरी अनवरत लिखी भी, उसमें सब में उसका चॉइस किया गया, वो जीत कर आई है। और उसकी किताब बहुत जल्द आने वाली है जो कि हम अपनी तरफ से छाप कर उसको देने वाले हैं। गलतियां जो होंगी हम उसकी करेक्ट करवा के आगे बढ़ाएंगे। कहीं कहीं एक आध दो त्रुटियां जरूर हो जाती हैं, पर बच्चे हैं आखिर, और इतनी मेहनत करने वाले बच्चों को बिल्कुल साथ देना चाहिए। और जितने भी बच्चों ने लिखा है उन सबकी कम से कम 2-2 कविताएं जो बेस्ट है, उनको चूज करके हमने एक काव्य संग्रह बनाने की भी बात की है। और आपका आशीर्वाद रहा तो बस इसी तरह से कुछ और आगे करते जाएंगे। आप हाथ पकड़ के रखिए, हम साथ चलते जाएंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका। और मतलब आज मुझे लगता है इतनी ज्यादा अच्छे से विस्तृत जानकारी जो हमें हाइकू की मिली है, जितने भी लोग हाइकू लिखने के लिए आतुर रहते हैं या जो नहीं लिख पाते हैं, पूरी मेरी जो है उनके साथ ये बात मैं कह सकती हूँ 100% कि वो इस बार अब लिख पाएंगे और अच्छे हाइकू लिख पाएंगे। और सर हमारे साथ बने रहेंगे, शुरू से हैं, अभी भी आगे भी रहेंगे। आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हम सर तक पहुंचाएंगे जरूर। और मुझे जितना मैं सर को जान चुकी हूँ, सर बिना झिझके आपको बताएंगे, गलती भी बताएंगे और अच्छाई भी, आपकी तारीफ भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है शब्दों में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि जिस तरह से मैं आपका धन्यवाद करूं। और आराधना, तुम्हें तो मैं क्या कहूँ, निर्जला व्रत रख के कोई व्यक्ति अपना इतना समय दे पाए, हैट्स ऑफ टू यू। सच में बहुत बहुत आभार आराधना। बहुत सुंदर संचालन, बहुत प्रश्न जिस बारीकियों से तुम करती हो, जिस बारीकी से तुम हर विधा को पढ़ती हो, समझती हो, सीखती हो, सीखने की इच्छा रखती हो, वही कारण है मैं चाहती हूँ कि मेरे हर अध्ययनशाला को जो है संचालन करें आराधना। देखते हैं, कोशिश करते रहेंगे कब तक आ पाएंगे। इनको आराधना को परमानेंट कर लीजिए। मैंने तो बोल दिया है परमानेंट, तो पर अब वो ये काम उनके इतने सारे होते हैं कि उसमें कब तक मैं पकड़ पाऊंगी। एक्चुअली आराधना को मैंने भी कई उसमें देखा, उनमें कई एक विशेषता है। मैं जो कुछ होता हूँ मैं उसको साफ साफ कह देता हूँ, तो ये मेरी कमी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। एक तो मैं सबके साथ नहीं जुड़ पाता। जहाँ बहुत सारी कृत्रिमता होती है, बनावट होती है, दिखावा होता है, बहुत सारे होते हैं, या ये होता है कि चलो इससे लाभ लेकर के अपना काम हल किया जाए, वो तो वहां मेरा जुड़ना नहीं हो पाता है, बहुत समय तक नहीं जुड़ पाता हूँ। आराधना में कुछ चीजें जो मैंने पिछले काफी समय से देखी, बहुत समय से जुड़ी हुई है। एक तो इनकी भाषा बहुत ही शुद्ध है, उच्चारण बहुत अच्छा है, और इनका जो स्वर है वो लयात्मक, और उसमें ईश्वर की देन है, बहुत अच्छा प्रस्तुति करती हैं। दूसरी बात यह है कि विनम्रता बहुत है, और ये एक जो साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाला, ये चीजें जरूरी है कि जब हम थोड़ा सा, हमें कुछ पुरस्कार मिल जाते हैं, और पुरस्कार और सम्मान का मापक एक अलग तरह का होता है, वो कोई मैं उसको मापक नहीं मानता। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, वो पूरे जीवन भर केवल इसी जुगाड़ में रहते हैं कि मुझे पुरस्कार मिले, और उन्हें मिलते भी है, तो वो अलग चीज है। तो इनमें जो एक विनम्रता है वो है, क्योंकि जब व्यक्ति की थोड़ी सी प्रगति हो जाती है तो उसमें अहंकार का बीज उत्पन्न हो जाता है, और जैसे जैसे आप में अहम आता है, अहंकार आता है, तो वैसे ही वैसे आप बिल्कुल अलग तरह के दिखने लगते हैं।
तो आप ये बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं। मैंने पहले मैं सोच रहा था कि पता नहीं पैसे, तो मैं जब पहली बार जुड़ा तो मुझे लगा कि आप अच्छा कुछ कर रही हैं, और जो भी जब भी आप अच्छा करेंगी, बच्चों के लिए करेंगी, सामूहिक हित में करेंगी, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस कार्यक्रम को, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये काफी देर हो गई है, एक घंटे 1.5 घंटे का कार्यक्रम हो गया होगा, तो इतना मालूम ही नहीं पड़ा, और इतना ये तो खैर दर्शक और सुनने वाले बताएंगे। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी बातें, वो उनकी बात यदि मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो जुड़े शुरू हुए से हैं। जुड़े थे। श्याम जी हैं जो हमारे टीम मेंबर भी हैं, ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं, एकता हमारी मॉडरेटर हैं, वो थ्रूआउट साथ में रही हैं, सुधा जो अवस्थी जी हैं, रूबी दास जी जुड़ी हैं, ईरा श्रीवास्तवा हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं जी सबके जी। नाम अभी नहीं ले पाऊंगी। नहीं नहीं, फिलहाल भी बिल्कुल। जुड़े हुए हैं लोग, तो, मतलब तो मुझे लगा ये था कि बिल्कुल सीखने के लिए शायद 2 या 4 लोग आएंगे, पर शुरू से लेके आखिर तक अगर 15-20 लोग आपके साथ रहे तो वो मेरे बिल्कुल। को लगता है ये अपने आप में एक मापदंड हो जाता है कि इसकी कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग भी आपने की होगी, आप इसको जी सर, ये वैसे YouTube पर भी जल्द ही हम उपलब्ध डाल कर देंगे। दीजिए। तो और तो इतना इस तरह का जो इतनी लंबी देर तक बहुत ही सहजता के साथ जो बातचीत हुई, वो बड़े से बड़े कार्यक्रमों में नहीं हो पाती है, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरह से आपने इस कार्यक्रम का बहुत 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 धन्यवाद। आराधना जी आपका भी, सपना जी आपका, और जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप सपना जी के पास या वहाँ आप भेजें, तो हम लोग फिर कभी बात करेंगे। और कभी भाषा पर, व्याकरण पर हम लोग कभी कभी भी बात करेंगे। कोई जो आपको हिंदी साहित्य, भाषा, और इसमें आपको जहाँ लगता है कि इस पर जरूरत है, आप लिख दीजिए, हम कभी भी बैठ करके हम लोग बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राधना जी, एक बार फिर से आपका। और बस इसी आभार के साथ मैं आज का लाइव सेशन क्लोज करती हूँ। हम फिर से मिलेंगे। तो 13 तारीख को ओपन माइक सेशन है, सभी को बुलावा है, जरूर आइएगा। इस बार माता के दिनों में है तो शायद कुछ माता की बातें हों, और देवी के भजन भी होंगे, और साथ में कविताएं होंगी। ओपन माइक पे आप सभी के लिए वेट करूंगी, फिर से आइएगा। धन्यवाद।